नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के बारे में, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें 2 टाइप की कंडीशन होती हैं। कुछ बहनें जिनको प्रेगनेंसी होने से पहले ही शुगर की बीमारी है और कुछ बहनें जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ये शुगर की बीमारी होती है। अगर आपको शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी होने से पहले से ही है, तब आपको पहले अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहिए। जब कंट्रोल हो जाए अच्छे से, तभी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्लान करना चाहिए। कुछ बहनें जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जैसे ही बच्चा 5 महीने का होता है, 20 हफ्ते के बाद कभी-कभी कुछ बहनों में शुगर की बीमारी आ जाती है, जिसको कि हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की बीमारी। इसका कैसे पता चलता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम लोग ब्लड शुगर की जांच करते हैं, तो जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड शुगर की बीमारी है, जैसे जिसको पहले बच्चे के टाइम पे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा हो, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों में जब शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे हाई रिस्क ग्रुप को हम लोग ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं। और नॉर्मली जैसे शुरू में जैसी प्रेग्नेंट होती है, वी डू ऑल द टेस्ट, जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, तो 5वें महीने के बाद एक बार ब्लड शुगर का टेस्ट फिर से करवाना चाहिए। अगर उसमें शुगर का लेवल हाई आता है, तो ये एक चिंताजनक विषय है, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है, तो दोनों माँ और बच्चे दोनों को ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे का हम लोगों को कुछ अलग जांच कराना पड़ता है और माँ का जांच अलग कराना पड़ता है, ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रह सकें। तो कैसे टेस्ट करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग माँ को 75 ग्राम ग्लूकोज खाने को देते हैं। सबसे पहले खाली पेट ब्लड शुगर का सैंपल लेते हैं, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद हम लोग ब्लड शुगर का लेवल चेक करते हैं। अगर एक भी वैल्यू 200 से ऊपर आती है, तो इसका मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको है, मीन्स शुगर की बीमारी है। और भी उसके कट ऑफ होते हैं जो आपको देखेंगे कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। एक दूसरा जांच होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल लेवल जो होता है 6 तक होता है, बट अगर ये लेवल 6 से ऊपर होता है, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, ये पिछले 3 महीने में आपके ब्लड का शुगर लेवल कैसा रहा होगा, उसके बारे में हमको बताता है। पेशाब में भी हम लोग शुगर टेस्ट करते हैं, पर प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार ब्लड शुगर पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ब्लड शुगर यूरिन का शुगर पॉजिटिव भी आ जाता है, सॉरी, बट ब्लड शुगर ज़्यादा रिलायबल है। एंड उसके लिए सबसे कन्फर्मेटिव टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इसका क्यों हम इसके लिए इतना चिंतित रहते हैं, क्यों अगर डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या चिंता का विषय है? सबसे पहले माँ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। माँ के अंदर अगर डायबिटीज़ है, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि कोरियमनाइटिस, मीन्स अगर पानी नीचे से जाने लग जाए, तो नीचे से बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। कोई भी अगर घाव होता है, जो इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण एंटीबायोटिक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं तो पूरा सेप्टिसीमिया में जाने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो बच्चा है, बच्चे का साइज़ डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे का जो शोल्डर होता है, इसमें शोल्डर पैड ऑफ फैट जम जाता है, जिसके लिए बच्चे का वज़न नॉर्मली 3.5 से 4, कई बार 4.5-5 किलो तक भी हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब डायबिटीज़ होता है, तो बच्चा कई बार 8वें या 9वें महीने में सडनली बच्चे की डेथ भी हो जाती है। बच्चे का घूमना बंद हो जाता है, और जब हमारे पास मरीज़ आता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं है। ऐसा शुगर में अक्सर होता है, इसीलिए माँ को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा दिन में कितने बार घूमता है। सुबह नाश्ता करने के बाद 1 घंटा देखें कि बच्चा कितने बार घूमा, दोपहर को खाना खाने के बाद देखें बच्चा कितने बार घूमा, शाम को खाना खाने के बाद देखें 1 घंटा। कम से कम दिन में बच्चा 10 बार घूमना चाहिए। अगर कम घूमता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा हम लोग बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कलर डॉपलर कराते हैं, एक कार्डियोटोमोग्राफी का टेस्ट होता है, जिससे बच्चे की धड़कन देखी जाती है। और जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको हम लोग डिलीवरी के समय से पहले ही थोड़ा भर्ती कर लेते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल जांच करते हैं। अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहता है और डाइट से कंट्रोल नहीं होता है, तब हम लोगों को प्रेगनेंसी में इंसुलिन स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। और इंसुलिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई है, ये बिना किसी देख रेख में
शुरू में आपको डॉक्टर की देख रेख में लेनी चाहिए। जब आपको सब चीज़ें ठीक से समझ आ जाती हैं, कैसे उसको मॉनिटर करना है, तब आप ये इंसुलिन घर पे भी अपने आप ले सकते हैं। पर इंसुलिन की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बहनें कई बार पता चले घर में काम कर रही हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लिया और खाना नहीं खाया, क्योंकि अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया और आपने खाना नहीं खाया, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे जा सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरी अपनी बहनों से ये गुजारिश है, जब भी आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले आप अपना खाना अपने सामने रखें और थोड़ा सा खा लें। मैं तो ये प्रोफाइलैक्टिकली बोलूँगी कि थोड़ा सा खा लें, फिर ही इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं। कई बार घर में कोई मेहमान आ गया, कोई बच्चे का काम करना शुरू कर दिया और आप खाना खाना भूल गए, थाली लगाना भूल गए, नहीं, आप ये काम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आपने अपना इंसुलिन का इंजेक्शन रखा, साथ में अपना खाना रखा, थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, फिर उसका वो बाकी खाना पूरा खा लिया, ताकि क्योंकि जो शुगर का लेवल कम होना है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 3 मिनट तक अगर ब्रेन को शुगर नहीं मिलती तो हम लोग ब्रेन डेड हो सकते हैं, हमारी जान ख़त्म हो सकती है। जबकि हाई शुगर का उतना ज़्यादा खतरा नहीं जितना कि कम शुगर का खतरा है। दोनों ही ख़राब है, हाई भी ख़राब है शुगर का लेवल और कम भी ख़राब है, बट कम होना बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कि कभी भी इंसुलिन का इंजेक्शन आप बिना खाने के प्लेट अपने सामने रखें और बिना उसको ख़त्म किए आप नहीं उठेंगे। इसके लिए फैमिली का भी सहयोग ज़रूरी है। फैमिली के मेंबर्स, आपके हस्बैंड, आपकी सास, आपके ससुर और भी घर के जो मेंबर हैं, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान या वैसे भी डायबिटीज़ है, वो मेक श्योर करें कि जब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ तब वो बंदी खाना खाने के बाद ही उठे, उससे पहले ना उठे। तो मैं चाहूँगी मेरा ये मैसेज आप तक ज़रूर ज़्यादा पहुँचे। और शुगर फ्री जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोगों को चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, अंगूर हैं, इसके अलावा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। और हो ऐसा मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, जैसे आम की एक फाड़ी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, थोड़ा सा केला, बट ओवरऑल कैलोरीज़ आपकी सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब आपको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। और समय समय पर जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अपने डॉक्टर को दिखाना होगा, अल्ट्रासाउंड कराना होगा, कलर डॉपलर कराना होगा, बच्चे की धड़कन दिखवानी होगी। और ज़रूरी टाइम और डिलीवरी के समय ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें ऑपरेशन से, सिज़ेरियन सेक्शन से डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, बच्चे का जो शोल्डर होता है यहाँ पे फैट जम जाता है और इसके कारण जो चौड़ाई होती है, जब बच्चा निकलता है तो उसका गर्दन तो निकल जाता है पर शोल्डर फंस जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर करवानी होती है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करवानी होती है। किसी अच्छे डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की देख रेख में ही करवानी चाहिए और ऐसी जगह करवानी चाहिए जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी हो, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो माँ का ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जा सकता है। और अगर लगता है कि बच्चे का साइज़ बड़ा है और हड्डी छोटी है, तो ऐसे में मैं गुजारिश करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़िद मत करें। अगर आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप ऑपरेशन से डिलीवरी कराएं, तो आपको ऑपरेशन से ही डिलीवरी करानी चाहिए। डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड शुगर कई बार बहुत लो हो जाता है। 24 से 48 घंटे बच्चे को हम लोग नर्सरी में रखते हैं, उसका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि बच्चे को समय समय पर माँ का दूध भी पिलाया जा सके और ग्लूकोज कम हो तो बच्चे को लैक्टोजन और फीड भी दिया जा सके। और ऐसे बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप घर चले जाएँ और वहाँ पर जाके आपके साथ कोई हादसा हो जाए। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे ही ये बच्चा बाहर आता है तो इसका ब्लड शुगर लेवल कई बार बहुत डाउन हो जाता है और उससे बच्चे की जान को खतरा होता है। तो माँ बाप को ये देखना चाहिए कि कहीं बच्चा आपका सुस्त तो नहीं पड़ रहा। अगर सुस्त पड़ा बच्चे को, क्या आप समय समय पर दूध पिला रहे हैं? अगर उसका भूख माँ के दूध से पूरा नहीं हो रहा तो क्या आप डॉक्टर की हेल्प से लैक्टोजन जो होता है वो दे सकते हैं? तो वो कैसे देना है वो आप उनसे अच्छे से समझ सकते हैं। और नॉर्मली जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की बीमारी होती है ये नॉर्मली ठीक हो जाती है, बट उसके लिए हमको बार बार फिर उसके बाद 6 हफ्ते बाद फिर से ब्लड शुगर का टेस्ट एक बार करवाना चाहिए। तो नॉर्मली ये लेवल नॉर्मल आ जाता है। बट जिन बहनों को प्रेगनेंसी से पहले भी डायबिटीज़ है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हो जाए। ये उनके लिए नॉर्मल आ जाता है जिनकी बीमारी शुगर की सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही हुई थी। डिलीवरी के बाद भी माँ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ है तो वूंड में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और उनको थोड़ा जल्दी ऑपरेशन के बाद हल्का फुल्का वॉक कर लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो देना चाहिए। इसके अलावा
उनको अपने टाँके का और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्का सा भी अगर इन्फेक्शन लगता है तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उनका ड्रेसिंग प्रॉपर ढंग से होना चाहिए और उसको अगर कोई पस होते हैं तो उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं ताकि उसके मुताबिक हम लोग एंटीबायोटिक दे सकें। तो प्रेगनेंसी का जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होता है वो होता है कि सडनली बच्चे की धड़कन का बंद हो जाना। तो इसके लिए माताओं को बहुत ही सावधान रहना होगा, डॉक्टर से मिलना होगा। इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी की जगह हमको ज़्यादा बार डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है और बच्चा होने से 2-3 हफ्ते पहले कई बार हम लोग को मरीज़ को भर्ती भी करना पड़ता है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे मरीज़ को हम लोग अस्पताल में भर्ती करते हैं, उनको इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और जब उनका ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है तभी हम उन लोगों को घर भेजते हैं और वो अच्छे से समझ लेते हैं, उनके फैमिली मेम्बर समझ लेते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे देना है, कितनी डोज़ देनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें बच्चे और माँ की जान के लिए खतरा हो सकता है। तो आज की वार्तालाप को मैं समराइज़ करते हुए, जो शुगर की बीमारी है, एक तो होता है कि आपको बच्चा होने से पहले ही है तो उसको पहले कंट्रोल करें तभी बच्चे के लिए प्लान करें। दूसरा, जैसे ही 5 महीना बीतता है कुछ हमारी बहनों को शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना पहले कंफर्म करें, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं। इसके अलावा समय समय पर ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग कराएं। इंसुलिन से इंजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप डॉक्टर की देखरेख में लें, फिर खुद अच्छे से सीख लें तब लें। और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते समय अपने खाने की थाली अपने सामने रखें, थोड़ा सा खा लें, फिर इंसुलिन इंजेक्शन लें, फिर बाकी खाना खाने के बाद ही उठें। इसमें फैमिली मेम्बर के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिलीवरी से 3-4 हफ्ते पहले कई बार अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बच्चा ऑपरेशन के द्वारा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। डिलीवरी होने के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन है या कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और समय पर अपना इलाज करा लें। बच्चे का डिलीवरी के बाद 24 से 48 घंटे की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और बच्चे के अंदर कई बार और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एनोमलीज़ भी हो सकती हैं अगर शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ। तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर 16 वीक से 20 वीक्स के बीच में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है कि एनोमली स्कैन, वो ज़रूर से कराएं। और डिफरेंट बायोकेमिकल मार्कर टेस्ट वो थोड़े महंगे होते हैं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रपल टेस्ट, ये भी आपको ज़रूर करवाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कोई एनोमली, जन्मजात बीमारी है या नहीं, उसका पता लग सके। और ऐसे में जो शुगर डिलीवरी के दौरान होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो नॉर्मली ठीक हो जाता है, बट फिर भी हमको ऐसे मरीज़ों को बाद में फॉलोअप करना होता है, क्योंकि लेटर इन द लाइफ जब वो 40-50 साल के होते हैं उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस नॉर्मल मरीज़ों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी जो जानकारी मैंने आप लोगों को बताई, आप अन्य बहनों को भी बताएं ताकि उनका भी इससे लाभ मिल सके और हमारी माताएं और उनके बच्चे स्वस्थ रहें और हमारा देश स्वस्थ रहे। इसी के साथ ही मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरे को सुना। धन्यवाद।